डायमंड सेंटर का वॉलेट 3 टन वजनी था। इसके पीछे डायमंड लॉकर्स पर लगे हीट और मोशन डिटेक्टर्स थे, जो ज़रा सी भी भनक पड़ने पर अलार्म बजा देते थे। इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ से 5 जीनियस चोरों ने $100 मिलियन के हीरे चुरा लिए। हैरानी की बात यह थी कि डायमंड सेंटर की सिक्योरिटी को अगली सुबह यहाँ से एक सबूत भी नहीं मिल सका, जबकि चोरों ने पूरे 6 घंटे वॉलेट के अंदर ही गुजारे थे। नई वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो ये चोरी सन 2001 में 5 जीनियस चोरों ने मिलकर की थी, लेकिन इस चोरी के पीछे असल मास्टरमाइंड इटालियन चोर लियोनार्डो नोटारबटोल था, जो इटली का जाना माना चोर था। लियोनार्डो ने अपना सारा बचपन ही चोरियों में गुजारा था। इसने पहली चोरी 6 साल की उम्र में एक दूध वाले की थी और फिर दूसरी चोरी अपने ही स्कूल मास्टर की। लियोनार्डो जब बड़ा हुआ तो लोगों की गाड़ियां चुराता और इसके साथ ज्वेलरी शॉप्स को लूटता था। इन सारी चोरियों की वजह से इसका जेल में आना जाना ऐसा था जैसे यह उसका अपना ही घर हो। छोटी मोटी चोरियां तो यह रोज़ ही करता था, लेकिन इस बार इसका बड़ा प्लान था। वह था बेल्जियम के एंटवर्प डायमंड सेंटर को लूटना। ये वह डायमंड सेंटर था जहां हर साल 80% डायमंड्स की खरीद फरोख्त की जाती थी। इस डायमंड सेंटर को लूटना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि इस सेंटर के अंदर करोड़ों के हीरे थे। इसलिए सेंटर की सुरक्षा के लिए इसके अंदर 10 अद्भुत सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए थे। नंबर 1, डायमंड लॉकर्स के आगे 3 टन वजनी वॉलेट था, और यह वॉलेट सिर्फ खुफिया कोड और स्पेशल चाबी से ही खुल सकता था। नंबर 2, इस वॉलेट के आसपास लगे कैमरे और इसके आगे चलते फिरते सिक्योरिटी गार्ड्स। नंबर 3, वॉलेट के अंदर डायमंड्स की सुरक्षा के लिए मोशन, मैग्नेटिक और हीट डिटेक्टर्स और इसके साथ लाइट और सिस्मिक सेंसर्स। ये सारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इस वॉलेट के साथ ज़रा सी भी छेड़छाड़ करता तो मिनटों में पकड़ा जा सकता था। इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को क्रैक करना अकेले लियोनार्डो के लिए तो इम्पॉसिबल था। इसी कारण इतने बड़े डायमंड सेंटर को लूटने के लिए लियोनार्डो ने अपने साथ 4 और टैलेंटेड चोरों को लिया। नंबर 1, द जीनियस, जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम को फेल करने में माहिर था। नंबर 2, द मॉन्स्टर, जो एक ताकतवर चोर था और किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ सकता था। नंबर 3, द की किंग, जो किसी भी ताले की डुप्लीकेट चाबी बना सकता था। नंबर 4, द स्पीडर, जो निगरानी वगैरह रखता था, यानी यह चोर ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन में गाड़ी चलाता था। खैर, इन 4 चोरों और इनके लीडर लियोनार्डो ने इस डायमंड सेंटर को लूटने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक लियोनार्डो ने सन 2001 में इस सेंटर के अंदर एक दफ्तर किराए पर ले लिया। यहाँ लियोनार्डो ने अपना परिचय एक फेक आइडेंटिटी से करवाया और बताया कि वह भी डायमंड्स की खरीद फरोख्त करता है, क्योंकि कोई आम शख्स इस सेंटर में ऑफिस नहीं ले सकता था। ऑफिस सिर्फ वही ले सकता था जिसका हीरो से लेन देन हो। डायमंड सेंटर के सामने अपने आप को हीरो का सौदागर कहलवाना सिर्फ एक धोखा था। इस धोखे के पीछे लियोनार्डो का सिर्फ एक ही मकसद था कि वह इस डायमंड सेंटर में रहते हुए यहाँ यूज़ होने वाले सारे सिस्टम को समझ सके और इस सेंटर को लूट सके। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ लियोनार्डो ने सिक्योरिटी वर्कर्स और दूसरे बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली। दोस्ती के बहाने लियोनार्डो ने वॉलेट तक रसाई हासिल कर ली। वह देखता कि सिक्योरिटी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं और वॉलेट में लगी सिक्योरिटीज़ को कैसे पार किया जाता है। दोस्ती के बहाने लियोनार्डो अपने पेन में लगे खुफिया कैमरे के जरिए वॉलेट पर यूज़ होने वाले कोड्स को रिकॉर्ड करता था। इन सारी सिक्योरिटीज़ और वॉलेट तक किसी दूसरे रास्ते को समझने में लियोनार्डो को 2 साल लग गए। सारी सिक्योरिटीज़ को समझने के बाद वॉलेट तक पहुंचने के लिए लियोनार्डो और इसके साथियों ने गैराज बेसमेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि गैराज बेसमेंट ही एक ऐसी जगह थी जहां सिक्योरिटी का बिल्कुल भी आना जाना नहीं था। आखिरकार 15 फरवरी 2003 को वह दिन आया जब लियोनार्डो और इसके साथी वॉलेट तक इसी रास्ते के जरिए पहुंच गए। रात 11 बजे का समय था और सेंटर में कोई नहीं था, क्योंकि रात को इस सेंटर में सिक्योरिटी वर्कर्स की जगह सिक्योरिटी कैमरे काम करते थे। खैर, अब इनके सामने वॉलेट और इस पर लगी सिक्योरिटी ही थी जिन्हें इन्हें क्रैक करना था। सबसे पहले इनके सामने कैमरे थे जिनके नीचे से इन्हें छुपकर गुजरना था। इन्होंने उन सारे कैमरों को काले प्लास्टिक रैपर से ब्लॉक कर दिया जो सिर्फ वॉलेट के आसपास थे। अब इनके सामने 3 टन वजनी वॉलेट था
और स्पेशल चाबी से ही खोला जा सकता था। इस वॉलेट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर भी अटैच था, जो जरा सी भी गैर कानूनी हरकत पर अलार्म बजा सकता था। वॉलेट को खोलने वाला कोड तो इन्होंने पहले से ही मालूम कर लिया था, लेकिन इस वॉलेट को पूरा खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी की भी ज़रूरत थी, जो इनके पास नहीं थी। यहाँ यह मसला था कि न तो इनके पास चाबी थी और न ही इनका टीम मेंबर द की किंग उस स्पेशल चाबी को बना सकता था। खैर, लियोनार्डो को इस मसले का भी हल पता था। उसे मालूम था कि असल चाबी कहाँ छुपाई जाती है, क्योंकि उसने पिछले 2 सालों में इन्हीं सब राजों को जाना था। उसे पता था कि स्पेशल चाबी एक यूटिलिटी स्टोर में थी, लेकिन इस यूटिलिटी स्टोर पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने पर ही ये लोग स्पेशल चाबी हासिल कर सकते थे। द की किंग ने अपने मास्टरमाइंड के जरिए यूटिलिटी स्टोर के ताले को क्रैक कर दिया और वहां से स्पेशल चाबी चुरा ली। अब ये चोर वॉलेट को चाबी और कोड की मदद से खोल तो लेते, लेकिन अभी भी इनके सामने मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर था, जो इनकी कोई भी गैर कानूनी हरकत पर शोर मचा सकता था। इसका मतलब साफ था कि अगर इस डिटेक्टर के होते हुए ये चोर इस वॉलेट को खोलते तो पकड़े जाते, लेकिन ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि चोर इन सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में पहले से ही जानते थे और अपने साथ इन सारी सिक्योरिटीज़ का हल भी लाए थे। अब चोरों ने बड़ी होशियारी से एल्यूमिनियम प्लेट और टेप की मदद से इन डिटेक्टर्स को एक ही सीध में चिपका दिया। एल्यूमिनियम प्लेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स इस बात में कंफ्यूज हो गए कि वॉलेट का दरवाज़ा खुला है या बंद। अब ये बिना किसी झिझक के वॉलेट के दरवाजे को खोल सकते थे, क्योंकि इनके दरवाज़ा खोलने पर कोई अलार्म नहीं बजना था। इन्होंने वॉलेट का दरवाज़ा खोल तो लिया, लेकिन अंदर जाने से पहले अभी भी इनके सामने कुछ और सिक्योरिटीज़ थी। पहला, मोशन डिटेक्टर, जो इनकी छोटी से छोटी हरकत पर भी अलार्म बजा सकता था। दूसरा, लाइट सेंसर, कि अगर चोर अंदर कोई भी टॉर्च या लाइट जलाते तो पकड़े जाते। तीसरा, हीट डिटेक्टर्स, जो वॉलेट के अंदर ज़रा सी भी गर्मी महसूस करने पर इन्हें पकड़ सकते थे। मतलब चोरों की सांसें और उनके शरीर की गर्मी भी माहौल को गर्म कर सकती थी। चौथा, सिस्मिक सेंसर, जो डायमंड लॉकर्स में ज़रा सी भी छेड़छाड़ करने पर शोर मचा सकते थे। डायमंड्स को लूटने के लिए इन सिक्योरिटीज़ को झेलना हर हाल में ज़रूरी था। सबसे पहले अंदर घुसते ही लियोनार्डो की टीम ने एक आम हेयर स्प्रे लिया और इसे वॉलेट में लगे सारे डिटेक्टर्स पर स्प्रे कर दिया। इस हेयर स्प्रे के बारीक कण डिटेक्टर्स में यूज़ होने वाले लेंस के अंदर जम गए, जिसकी वजह से लेंस जाम हो गए। हेयर स्प्रे ही एक ऐसी चीज़ थी जो मशीन डिटेक्टर्स को जाम कर सकती थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा लियोनार्डो की टीम ने भरपूर तरीके से उठाया। खैर, मोशन डिटेक्टर्स को फेल करने के बाद अब इन्हें हीट डिटेक्टर्स का सामना करना था। अगर ये कुछ हलचल शुरू करते तो इस डिटेक्टर की चपेट में आ जाते। इस डिटेक्टर से बचने के लिए इन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल से हीट डिटेक्टर्स को भी फेल कर दिया। अब बस इन चोरों को लाइट और सिस्मिक सेंसर से ही बचना बाकी था। लाइट सेंसर से बचने के लिए चोरों ने अपना सारा काम पूरी तरह अंधेरे में ही किया। यहाँ सोचने की बात है कि इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को ये लोग इतनी आसानी से कैसे चकमा दे रहे थे। दरअसल पिछले 2 सालों से ये पांचों चोर इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते आ रहे थे। इन्होंने यह सारी सिक्योरिटी और वॉलेट सिस्टम अपनी प्राइवेट जगह पर टेस्ट करने के लिए सेट किया हुआ था। इतनी प्रैक्टिस की बदौलत ही ये लोग इतना कुछ कर पाए। खैर, आखिर में इन सारी सिक्योरिटीज़ को चकमा देने के बाद इन्होंने छोटे छोटे टूल्स की मदद से सिर्फ 123 डायमंड लॉकर्स ही खोले, जबकि लॉकर्स की तादाद 180 से ज़्यादा थी। लॉकर्स को खोलने में छोटे टूल्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें सिस्मिक सेंसर से बचना था। छोटे टूल्स की वजह से सिस्मिक सेंसर को इनकी एक भी हरकत की भनक नहीं पड़ी। इसकी बदौलत ये चोर इन 123 लॉकर्स में से $100 मिलियन के हीरे चुराने में कामयाब रहे। इन्हें यह सारी चोरी करने में लगभग 5 से 6 घंटे लगे। चोर लूटना तो सारे लॉकर्स ही चाहते थे, लेकिन न बैग में जगह बची थी और न ही समय बचा था। खैर, हीरे लूटकर सुबह के 5 बजे ये चोर उसी रास्ते से वापस निकल गए जिस रास्ते से आए थे। जाते जाते चोरों ने CCTV फुटेज भी चुरा ली और वॉलेट को इस तरह साफ कर दिया कि इतनी बड़ी चोरी पर सुबह किसी को एक सबूत भी न मिल सके। इसके बाद सुबह जब इतनी बड़ी चोरी के बारे में सिक्योरिटी को पता चला तो फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ से कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि चोर अपने साथ इस्तेमाल किए हुए सारे औजार और टूल्स को भी ले गए थे। खैर, इधर पुलिस और CID वालों की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और दूसरी तरफ इन पांचों ने चुराए हुए हीरों को आपस में बांटा और अपनी अपनी राह पकड़ ली।
लेकिन अब इन चोरों के सामने एक काम अभी भी बाकी था। वह था बाकी बचे सारे सबूतों को गायब करना। सबूतों में औजार, टूल्स, दस्ताने, फेक आइडेंटिटी और आधा खाया हुआ सैंडविच था। सबूतों को गायब करने के लिए लियोनार्डो और इसका एक साथी कोई अनजान जगह तलाश करने लगे। इन्हें एक जंगल सा दिखा जो सड़क के किनारे था। लियोनार्डो गाड़ी से उतरकर जंगल में कोई ऐसी महफूज जगह देखने गया जहां किसी का आना जाना न हो, ताकि वह ऐसी जगह पर सबूतों को गायब कर सके। लियोनार्डो अभी जगह देखकर आया ही था कि इसका साथी पहले से ही इन सारे सबूतों को फाड़कर सरेआम फेंक चुका था। इस हरकत पर लियोनार्डो गुस्सा तो हुआ, लेकिन अब इस गुस्से का कोई फायदा नहीं था। खैर, यहाँ सब कुछ बर्बाद करने के बाद यह दोनों अपनी अपनी कंट्री वापस चले गए। एक तरफ पुलिस रोज रोज चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ लियोनार्डो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह जल्द ही पकड़ा जाने वाला था। कुदरत की कुछ ऐसी करनी हुई कि कुछ दिन गुजरने के बाद सबूतों का सारा कचरा एक किसान को मिल गया। किसान को इस कचरे में फेक आइडेंटिटी, आधा खाया हुआ सैंडविच और अजीब तरह का सामान वगैरह दिखा। किसान ने यह अजीब कचरा देखकर पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया। इस सैंडविच में मिले डीएनए सैंपल को टेस्ट करने पर वह लियोनार्डो के डीएनए से मैच कर गया। पुलिस को लियोनार्डो पर पहले से ही शक था, क्योंकि सेंटर की दूसरी साइड पर इसे बहुत बार एंटर करते देखा गया था। इस पर पुलिस पूरा यकीन कर लेती है कि सारी चोरी का जिम्मेदार लियोनार्डो ही है। लेकिन सारे सबूतों के बावजूद भी पुलिस लियोनार्डो को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह चोरी बेल्जियम में हुई थी और लियोनार्डो बेल्जियम में था। उस समय इटली में था। लियोनार्डो को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं पड़ी कि इसके बारे में सबको पता चल चुका है। बस इस वाकये के कुछ दिनों बाद लियोनार्डो किस्मत के मारे बेल्जियम घूमने आ जाता है। घूमता फिरता जब लियोनार्डो इस डायमंड सेंटर के सामने से गुजरा तो इसे पुलिस के हत्थे चढ़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ही लियोनार्डो ने अपनी यह सारी मास्टर प्लानिंग पुलिस को बताई। इसे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इतनी बड़ी चोरी तो इन पांचों ने की थी, लेकिन इस चोरी को करवाने वाला असल में एक बड़ा हीरो का सौदागर था और इन्हें तो बस इस चोरी से कुछ हिस्सा ही मिलना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस न तो उस सौदागर के बारे में पता लगा सकी, न लियोनार्डो के बाकी 4 साथियों के बारे में, और न ही लूटे गए $100 मिलियन के हीरों और जवाहरात के बारे में। इतनी बड़ी चोरी करने पर लियोनार्डो को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई।